मेरे बच्चों, मेरा अंत समय आ गया है। अब मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, हमें बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, एक इच्छा तो है मेरी। जिंदगी भर मैंने बस एक सपना देखा कि घंटा घर पर मेरा एक बढ़िया होटल हो, जहां मैं अपनी कारीगरी दिखा सकूं। कम से कम 3 से 4 तरीके के छोले भटूरे बनाकर बेचूं और फिर भविष्य के लिए कुछ पैसे भी जोड़ पाऊं। लेकिन ये सपना अधूरा ही रह गया। नाथू आगे कुछ और कह पाते उससे पहले ही उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन वो क्या कहना चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अच्छी तरह से समझ चुके थे। नाथू का बड़ा बेटा संदीप और छोटे बेटे का नाम कुलदीप था। नाथू छोले भटूरे बनाकर बेचते थे और सच बात ये थी कि उनके हाथों में गजब का स्वाद था। लोग दूर दूर से उनके ठेले पर छोले भटूरे खाने आते थे। लेकिन उम्र गुजरने के साथ ही नाथू बीमार रहने लगे और जोड़ा हुआ सारा पैसा उनकी बीमारी पर खर्च होने लगा। आखिर में ना पैसा बचा और ना ही नाथू। और फिर ये तो बड़ा गलत किया बाबा ने मेरे साथ। क्या हो गया भैया, अब क्या गलत किया बाबा ने? बाबा अपना पुराना टूटा फूटा ठेला मुझे थमा गए और तेरे लिए बिल्कुल नया ठेला बनवा कर गए हैं। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है भैया, ऐसा करो वो नया ठेला आप ले लो, पुराना ठेला मैं चला लूंगा। अब तो ठीक है ना? अब हाँ ठीक है, तू ही रख वो खटारा ठेला। संदीप नया ठेला पाकर बहुत खुश था। असल में वो एक नंबर का लालची और मतलबी इंसान था, जबकि कुलदीप उससे बहुत अलग था। वो बहुत ही ईमानदार और दिल का साफ आदमी था। अगले दिन कुलदीप ने कुछ नए बर्तन खरीदे और अपने बाबा का पुराना ठेला लेकर उसी जगह पहुंच गया जहां उसके बाबा ठेला लगाया करते थे। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो पहले से ही संदीप अपना ठेला लगाकर खड़ा है। अरे भैया राम राम। कैसा है? ठीक हूँ भैया। भैया यहाँ तो आपने अपना ठेला लगा लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे सर पर बैठ जा आके। अरे पूरी दुनिया खाली पड़ी है, कहीं भी लगा जाकर। मेरा टाइम खराब मत कर, चल ग्राहकों के आने का टाइम हो रहा है, काम करने दे जरा। तो फिर मैं यहीं आपके बगल में लगा लूं क्या? सोचना भी मत, समझा ना? छोले भटूरे के 2 ठेले अगल बगल रहेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। अब चल कहीं और जाकर देख। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। संदीप ने कुलदीप को डांट डपट कर वहाँ से भगा दिया और कुलदीप भी बड़े भाई का लिहाज कर वहाँ से चला गया। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो कुलदीप ने सड़क के दूसरी तरफ अपना ठेला लगा लिया। हालांकि वो जगह संदीप के ठेले के ठीक सामने थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सुनसान थी। संदीप दिमाग का तेज था। उसने अपने पिता की जगह पहले इसलिए घेर ली ताकि उनके बंधे हुए सारे ग्राहक उसके ही पास आएं। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनने वाली थी। असल में कुलदीप के हाथों में अपने पिता नाथू जैसा स्वाद था, जबकि संदीप ने कभी अपने बाबा से मन लगाकर काम सीखा ही नहीं। हालांकि वो छोले भटूरे बना तो लेता था, मगर कुलदीप जितने बढ़िया नहीं। शुरू में संदीप के पास ग्राहक आए तो सही, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुलदीप के पास जाने लगे, जिससे संदीप को बड़ी चिढ़ हुई। बस बहुत हो गया, अब पता नहीं इस कमबख्त ने क्या जादू टोना सीख लिया है। बाबा के सारे ग्राहक इसी के पास जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएगा और मैं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले यह पता करना होगा कि आखिर इसने कौन सा काला जादू किया है और फिर उसका तोड़ भी करना होगा। और मैं जानता हूँ कि इस काम में मेरी मदद कौन करेगा। कुलदीप दिन रात मेहनत करता था। उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती थी कि वो अपने छोले भटूरे बिल्कुल साफ और बढ़िया तरीके से बनाए। वो छोलों के लिए मसाले भी खुद ही पीस कर तैयार करता था। यही वजह थी कि जो एक बार उसके हाथों के बने छोले भटूरे खा लेता था, फिर वो कहीं और जाने के बारे में सोचता तक नहीं था। लेकिन संदीप को ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। उसे तो यही लग रहा था कि कुलदीप ने जरूर तंत्र मंत्र करके ग्राहक घेरे हैं और अब कुछ भी करके उसे कुलदीप से जीतना ही था। और फिर देखो माई, आप कुछ भी करो और कुछ तोड़ निकालो इसका। अब ऐसा करो कि इसे कहीं गायब भी कर दो आप, फिर न रहेगा ये और न रहेगा इसका ठेला। बस इतना सा काम? तो तू चाहता है कि इसे मार दूं? अब नहीं, अब मारना मत। अगर इसकी लाश पुलिस को मिल गई तो सीधा शक मुझ पर ही आएगा। तो क्या करूं? किसी घने जंगल में भेज दूं क्या? अब उसका भी कोई फायदा नहीं, मैं जानता हूँ उसे। वो जंगल से आसानी से वापस आ जाएगा। अब इसे किसी ऐसी जगह नहीं भेज सकती जहाँ वो जिंदा तो रहे
लेकिन कभी वहां से वापस ना आ सके। हाँ, एक जगह है ऐसी, बादलपुर। वहाँ से ये कभी वापस नहीं आ पाएगा। है? बादलपुर? अब ये जगह कहाँ पर है? कोई दूर का गांव है क्या? नहीं रे पगले, बादलपुर बादलों का गांव है। वो यहाँ जमीन पर कैसे हो सकता है? वो तो ऊपर वहाँ आसमान में बसा है। बोल, भेज दूं तेरे भाई को वहाँ पर? अब हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। अब चलो जल्दी करो और उससे मेरा पीछा छोड़ाओ आप। संदीप की मदद करने वाली ये औरत एक तांत्रिक थी और इसका नाम रिंदा था। उसकी मदद के बदले संदीप रिंदा को पैसे भी देने वाला था। तो रिंदा ने फौरन कुछ मंत्र पढ़े और अगले ही पल कुलदीप अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसका ठेला उसी जगह पर रह गया। कुछ देर बाद जब कुलदीप को होश आया तो उसने देखा कि वो तो बादलों के बीच है। उसने आसपास देखा तो उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक लंबी सड़क के। वो उसी पर पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे उसी सड़क पर चलता हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो दिखने में थोड़ा अजीब था। भाई रुकना जरा, ये कौन सी जगह है? ये बादलपुर है, बादलों पर बसा एक गांव है। पर भाई मैं तो धरती का आदमी हूँ, मैं वापस कैसे जाऊँ? मुश्किल है, यहाँ आ गए हो तो अब यहीं रहना पड़ेगा। ठेले वाले की बात सुनकर कुलदीप परेशान हो गया और घबराहट में रोने लगा। फिर ठेले वाले ने उसे पानी पिलाया और अपने साथ चलने को कहा। कुछ देर बाद वो ठेले वाला कुलदीप को बादलपुर के बाजार में लेकर पहुंचा जहां हर चीज चमक रही थी और वहां हर कोई बुढ़ी के बाल यानी कॉटन कैंडी खा रहा था। ये सारे लोग बुढ़ी के बाल ही क्यों खा रहे हैं? क्योंकि यहाँ सबको यही पसंद है। वैसे और भी सामान मिलता है यहाँ, जैसे लड्डू, पेड़े, बर्फी, लेकिन उनकी दुकानें जरा आगे हैं। पर ये तो सब मीठी चीजें हैं। कुछ चटपटा और बढ़िया खाना नहीं मिलता क्या यहाँ? जैसे गर्मा गर्म छोले भटूरे। छोले भटूरे? वो क्या होता है? कुलदीप समझ गया था कि यहाँ अच्छे से रहने के लिए अब उसे क्या करना होगा। उसने कुछ वक्त उसी ठेले वाले के साथ मिलकर ठेला खींचा। फिर जब उसे काफी पैसे मिल गए तो उसने बादलपुर में ही एक ठेला और कुछ बर्तन खरीद लिए और फिर लगाया उसने बादलों पर अपना छोले भटूरे का ठेला। पहले ही दिन एक परी उसके पास आई जो असल में बादलपुर की राजकुमारी थी। अरे वाह, ये बाजार में क्या नई चीज आई है? राजकुमारी जी, इसे छोले भटूरे कहते हैं। ये लीजिए, खाकर देखिए। परी कुलदीप की पहली ग्राहक थी, इसलिए कुलदीप ने बड़ी मेहनत और लगन से उसके लिए छोले भटूरे की प्लेट तैयार की और फिर पहला ही निवाला खाने के बाद वाह वाह वाह, क्या बढ़िया स्वाद है इसका। इससे बढ़िया तो मैंने आज तक कुछ नहीं खाया। परी छोले भटूरे खाकर बहुत खुश थी। उसने जाते जाते कुलदीप को एक सोने का सिक्का दिया। उस सिक्के को देखकर कुलदीप बहुत खुश हो गया क्योंकि वहां मुद्रा के नाम पर सिर्फ सोने और चांदी के सिक्के ही दिए जाते थे। परी के जाने के बाद तो बादलपुर के लोगों की भीड़ कुलदीप के ठेले पर टूट पड़ी। ऐसे ही कई महीने बीत गए और कुलदीप की खूब कमाई होने लगी। फिर काम में मदद के लिए उसने अपने उस दोस्त को भी अपने साथ काम पर लगा लिया जिससे वो यहाँ सबसे पहले मिला था। फिर एक दिन राजकुमारी फिर से कुलदीप के ठेले पर आई। इस बार राजकुमारी के साथ उसकी माँ यानी उस जगह की रानी भी थी। रानी को देख पूरा बाजार घुटनों पर बैठ गया और कुलदीप ने भी झुककर कहा, रानी साहिबा की जय हो। खुश रहो। बड़ा सुना है तुम्हारी तली रोटी के बारे में। जी रानी साहिबा, हम उसे भटूरा कहते हैं। तो जरा हमें भी खिलाओ। रानी को कुलदीप के बनाए छोले भटूरे बहुत ही पसंद आए और फिर वाकई लाजवाब है ये। हम बहुत खुश हैं तुमसे। बताओ क्या इनाम चाहिए तुम्हें? सोने के कितने सिक्के चाहते हो? वो तो बहुत है मेरे पास, पर असल में अब मेरी एक ही इच्छा है। मैं तो बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। असंभव, ये कभी नहीं हो सकता। रानी जी, मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। मुझे अपने बाबा का सपना भी पूरा करना है। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। लेकिन अगर तुम चले गए तो हमें ये छोले भटूरे बनाकर कौन खिलाएगा? रानी की इस बात पर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। फिर कुलदीप ने अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बनाएगा मेरा दोस्त। रानी साहिबा, ये मेरे साथ काफी समय से है और मैंने इसे सब कुछ सिखा दिया है। ये अब बिल्कुल मेरे जैसे छोले भटूरे बनाता है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे। रानी की बात सुनकर कुलदीप बहुत खुश हो गया। उसने सबसे पहले अपने दोस्त को गले से लगाया और फिर सबसे विदा ली। रानी ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल कुलदीप धरती पर खड़ा था।
उसके बगल में एक पोटली थी जिसमें उसके कमाए हुए ढेर सारे सोने के सिक्के थे, जिनकी कीमत यहाँ धरती पर बहुत ज्यादा थी। उसने अपने पिता का सपना पूरा किया और बड़ी शान से अपना बड़ा सा होटल चलाने लगा, जबकि उसी पुरानी सड़क पर खड़ा संदीप बस पछता रहा था। सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था, आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूं सीमा, है पकौड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है, इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले, साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊं, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रख ही देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी, रोटी बना दी है, मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है, गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया, थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है, ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में, जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है, ठीक से कहो क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं, इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार ले लो, अचार आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे हैं। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया।
जैसी खुशबू वैसा अचार, लाओ 1 किलो दे दो। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। अब वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे। वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना। इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है।